अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ अलीशा सलीम। और इस मुताल्लिक अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और JUI में भी इस वक्त आपको बताते चलें कि जुमलेबाजी जारी है। कामरान मुर्तज़ा के बिलावल से मुताल्लिक बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दे दिया। बोले कि जिन शिकों पर एतराज़ किया गया वो निकाली गई। कामरान मुर्तज़ा ने बोल के प्रोग्राम में जवाब देते हुए कहा कि आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय इस वक्त होगा जब मुसव्विदा पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी से बातचीत तय हुई थी कि वो अपना मुसव्विदा और हमसे अपना दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अभी तक मुसव्विदा शेयर नहीं किया। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और JUI एक पेज पर ना आ सके। निजी टीवी के प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिसकम्युनिकेशन को वजह करार दिया। बोले कामरान मुर्तज़ा ने आर्टिकल 8 पर एतराज़ उठाया लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। शिकवा मौलाना फजलुर रहमान से करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर बोल ने कामरान मुर्तज़ा से राब्ता कर लिया। उन्होंने प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत करते हुए कहा पीपल्स पार्टी से तय हुआ था कि वो अपना मुसव्विदा और हम अपना बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने अभी तक मुसव्विदा शेयर नहीं किया। जिन शिकों पर इख्तिलाफ था वो हमने वाजे कर दी थी। बिलावल भुट्टो ने मौलाना से मुलाकात में आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत की थी। दूसरे दिन मुलाकात हुई तो मैंने भी जोर दिया कि आर्टिकल 8 में तरामीम ना करें। वो ट्रायल करने आए थे और उस वक्त आर्टिकल 8 वाली बात भी उसमें मुसव्वदे में शामिल थी। बिलावल साहब के पास भी वो था और हमें भी चूँकि 1 घंटा पहले तकरीबन मिला होगा वो तो हमारे पास भी था। और इस पे जो चूँकि सबसे पहली जो अमेंडमेंट थी आर्टिकल 8 के हवाले से थी तो इसी पे मैंने एतराज किया था सबसे पहले और इसी पे ही सेशन थी जिसका मफहूम वही बनता है जो मैंने अपनी। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बिलावल भुट्टो को समझाया था कि आर्टिकल 8 में तरमीम करेंगे तो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मुर्तज़ा वहाब से राब्ता हो गया है। मुर्तज़ा वहाब को बताया कि मसरूफियत की वजह से कॉल रिसीव नहीं कर सका था। बातचीत में बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया गया। अदलिया का निज़ाम ठीक करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और अवाम का नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब सूबों में भी आईनी अदालतें बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि पीपल्स पार्टी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेट पर दस्तखत किए हैं जबकि ये हैंडशेक ज़रूरी था कि आमरीत को तोड़ सके। हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। डैम बनाना नहीं, टमाटर और पकोड़े की कीमत क्या है नहीं, और हम अपने हाथ पे हाथ पे बैठेंगे और कहेंगे कि जैसे भी है सही है मलोड। जो जजेस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है कि ये फैसला होगा अवाम का, ये फैसला होगा पार्लियामान का। पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला कि अगर आपका रिश्तेदारी है तो आप बनेंगे जज, आपका आ गया केस, नहीं तो आप जाने और आपका क्लाइंट्स जाने। जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है उसको दुरुस्त करना है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ये मंसूबा बनी, हम आमरीत को ख़त्म करके जमहूरियत वापस लेकर आएंगे। और इस हैंड शेक का वजह क्या था? वजह ये कि आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन। किसी इदारे को यह हक नहीं कि आइन की अपनी मर्जी से तशरीह या फिर पार्लियामेंट को कमजोर करे। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। ये कैसे हो सकता है कि सुन्नी ताहत कौंसिल के मेंबरान को PTI में जाने की इजाज़त दे दी जाए? वफाकी ज़ेर तलात तातार फट पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि फ्लोर क्रॉसिंग को लीगल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर पार्लियामेंट में बयान हल्फी समेत सब खत्म कर दिया। ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की उनको कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कैंसिल, आपके एफिडेविट कैंसिल। आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहा जाता है आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं जो आज़ाद हैसियत में बैठे थे। क्या फ्लोर क्रॉसिंग को लीगलाइज नहीं कर दिया गया? इलेक्शन कमीशन के फॉर्म से लेकर हाउस के अंदर एफिडेविट जमा कराने तक सब कैंसिल। आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने के लिए आज़ाद हैं। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए लोग इलेक्ट करके
के अपने नुमाइंदों को ऐवान में भेजते हैं और वो ये हक देते हैं अपने नुमाइंदों को कि वो कानून साजी कर सकें, आइन में तरमीम कर सकें। स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में वो एक संगे मील है। और यहाँ आपको बताएं कि आईनी बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। हुकूमत 57 आईनी तरमीम लाना चाह रही थी। ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था। आईनी मामलात आईनी बेंच बनाकर क्यों हल नहीं करते? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहा कि आईनी अदालत का जज सदर जरदारी लगाते हैं, मुर्तज़ा के कवानीन बनाते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो और आज़म नज़ीर तारर का किरदार मनफी था। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्बत किरदार अदा किया। इनका जायज़ मौक़िफ़ था। पूरे पाकिस्तान के लोग 21 सितंबर को कश्तियाँ जलाकर निकले। ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। तकरीबन 57 और आर्टिकल्स में आप तरमीम कर रहे थे और जिसका ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं था। तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बना देते? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं और उसका चुनाव भी सदर जरदारी करता और उसके बाद वो अपनी मर्जी से वहाँ पे कानून साजी करते। बिलावल भुट्टो के या आज़म तारर, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सही रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये तरमीम इस सूरत में नहीं काबिल कबूल और उनका सही जायज मौक़िफ़ था। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने दो टोक अंदाज में कह दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि ये कहते हैं कि हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह हो जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर कानून ने भी ये आईनी तरमीम नहीं देखी थी। सलमान अकरम राजू ने कहा कि हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आइन और कानून से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। इसके होते हुए कोई दूसरी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। वो कहते हैं हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन को बर्बाद कर दिया जाए। इनका जो वज़ीर कानून फिरता है वो कहता था कि अभी दिखाएंगे, उसने तो खुद नहीं देखा था। न वज़ीर आज़म जो कहता अपने आप को उसने कभी देखा था। अगर कानून, आइन और शराफत को हमने पामाल होने दिया तो हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं है, ये शराफत का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। अपने घरोंदों से बाहर निकलिए, अपने मुस्तकबिल को संभालिए। जुडिशरी की, अदलिया की आज़ादी की अगर कोई बात करता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसकी हिफाजत करना भी हमारा फ़र्ज है। जब तक ये 2 बार आज़ाद वकीलों के हाथ में नहीं होगी आपको हर वक्त मुश्किल होगी। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं तदफीन का बिल है। ये बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फौज पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मईशत के मामलात खराब हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले कि आईनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं कर। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे वाज़ेह हैं। इस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। इतना ख़राब बिल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी फ़ौज के ऊपर एक झूठ का इल्ज़ाम भी लग रहा है। मईशत के मामला ख़राब हैं। आइनी तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाहती है या पास करवाने के लिए कोशिशें कर रही है, हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। इतनी जल्दबाजी करके और जिन हथकंडों के साथ ये काम करने की कोशिश की जा रही है उससे वाज़े तौर पर हुकूमत की इंटेंशन समझ में आती है। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला, पार्लियामान से मंजूर करदा कानून पर अमल करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। इलेक्शन कमीशन सोच और विचार में पड़ गया है। पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए अमल दरामद करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का खतरा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर और कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत का तफसीली जायजा लेने का फैसला कर लिया। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुंतकली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 44 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे दिया गया।
इलेक्शन कमीशन की जानिब से फरीकैन को मौका न देना बज़ाहिर आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। फैसले में लिखा गया, इलेक्शन कमीशन अदालती ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखकर दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्त पर जल्दबाजी में कार्रवाई की। मुतसिब होने के मामले पर बयान हल्फी लिए बगैर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। दरखास्त गुजारों को केस पेश करने का मुनासिब मौका न देना इसी की नाकामी है और यह आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। मुनासिब होगा इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर के फैसले को दोबारा देखे और फैसला करे। और अब ये जानिए, जुडिशल तरमीम मुल्क में इनकलाब लाएगी। मुल्क में आईन और कानून के तहत अदालतें बनती हैं, जबकि किसी शख्स के लिए नहीं। ये किसी को एक्सटेंशन देने की बात नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सब चाहते हैं कि मुल्क में साफ और शफाफ इदारे हों। कोई भी जज हो उस पर इल्ज़ाम लगाता है और फला पार्टी के साथ है। मीडिया भी ऐसे सवालात ना पूछे जिससे तल्खियां पैदा हों। किसी शख्स के लिए अदालतें नहीं बनती। मुल्क और कौम के लिए आइन के दायरे में रहते हुए ये अदालतें कानून बनता है, आइन बनता है। पार्लियामेंट के कानून और आइन के तहत इन लोगों ने हलफ लिया हुआ है, ये पाकिस्तान के अवाम से मुतल्लिक हैं, पाकिस्तान के लिए फैसले करते हैं। तो हम ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं। 19वीं तरमीम पाकिस्तान में जुडिशल में इनकलाब लाएगी। जज बैठता है, ये फलानी पार्टी से मुंसलिक है, ये फलानी पार्टी से मुंसलिक है। हम ऐसा निज़ाम ले आते हैं जिस जजेस और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से मुंसलिक है। मीडिया से मैं कहूँगा कि ऐसे सवालात मत पूछो जिससे और मजीद तल्खियाँ पैदा हो। और अब आपको बताएं कि आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि तरमीम सियासी जमातों के इत्तेफाक राय से हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई दौर में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। पीटीआई वाले NRO 2 मांग रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए बानी को राही का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। बोले कि बानी तहरीक इंसाफ अवाम के सामने अपनी गलतियों पर माफी मांगे। आईनी तरह पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ। टीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं कि वो प्रेशर डेवलप करें। ये चाहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कहा मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसको अगर हुकूमत माफ़ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इस्लाम से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब में भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर बात करेंगे। पाकिस्तान आइंदा पर सलामती कौंसिल में आ रहा है, इससे मुतालिक भी बात होगी। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के तनाज़े पर भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमारा बुनियादी एजेंडा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। बोले कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान और चीन आजमाइश की हर घड़ी में मजबूत दोस्त साबित हुए। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। प्रिजाइडिंग अफसरान जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट की बुनियाद पर होता है। सिर्फ इल्ज़ाम तराशी ना करें, कानून या फैक्ट बताएं। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त से PB 14 से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजी सा के रिमार्क्स। नून लीग के मोहम्मद खान लहरी कामयाब करार। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त और रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि झूठ सच अल्लाह जानता है, अदालत हकाइक पर फैसला करती है। ये कोई मियाँ बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा या झूठा फैसला करेंगे। इसका फैसला रिकॉर्ड की बुनियाद पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें, बताएं कि क्या वो रिश्तेदार थे या तो दोबारा गिनती पर एतराज़ करें कि डब्बे खुलने थे। सवाल उठाए कि दरख्वास्त गुजार कैसे बता सकता है कि रिजल्ट गलत तैयार किया गया।
और अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी अमन दस्ते की जुनूबी सूडान में अमन और सलामती के लिए फ़राइज़ की अदायगी। भारतीय फौजी कमांडर पाकिस्तानी अमन दस्ते की पेशा वराना महारत की मुतरफ है। पाकिस्तानी अमन दस्ता सलामती कौंसिल के मैंडेट के मुताबिक सूडान में मौजूद है। पाकिस्तानी दस्ते ने पेचीदा और कठिन सूरत हाल के बावजूद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया। पाकिस्तानी दस्ते ने 2.5 लाख IDPs की हिफाजत की। UN मिशन के भारतीय फोर्स कमांडर पाकिस्तानी दस्ते की तारीफ के बगैर ना रह सके। ISPR के मुताबिक शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा से अव्वलीन तरजीह रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के साइंसदानों और इंजीनियर के लिए एजाज़ात। DG स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाली ने एजाज़ात अता किए। बेहतरीन कारकर्दगी पर 35 सियासतदानों इंजीनियर को एजाज़ात दिए गए। ISPR के मुताबिक साइंसदानों इंजीनियर को एजाज़ात देने की तकरीब चकलाला छावनी में मुनक्किद हुई। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का रुकन मुंतखब कर लिया। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का 21वीं दफ़ा मेंबर बना। मेंबरशिप पाकिस्तान के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में फ़ाल किरदार का इकास है। अलामी में मजीद कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की सालाना इजलास में पाकिस्तान के वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। माशी अशारिये दुरुस्म की जानिब गामज़न है। IMF से भी कर्ज मुआहदा शेड्यूल। मोडीज़ ने पाकिस्तान का आउटलुक रिपोर्ट मुस्बत कर दिया है। मुसलसल 3 माह करंट अकाउंट खसारे में रहने के बाद सरप्लस हो गया। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। महंगाई में कमी, जबकि आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। हुकूमती इक़दामात की वजह से ये सब हुआ है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख कर दे। लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते। हुकूमत खुद ही बिजली सप्लाई करे। के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर लिए। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में CEO के इलेक्ट्रिक ने जवाज़ अपनाया कि लोड शेडिंग इन इलाकों में होती है जहां बिजली चोरी की जाती है। कराची का सफेद हाथी के इलेक्ट्रिक सिंध असम्बली की कमेटी के सामने जवाबदेह हो गया। शहर कायद की गैर एलानिया लोड शेडिंग में बराह रास्त मुलव्विस के इलेक्ट्रिक के CEO की सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के सामने पेशी हुई। जवाब ना बना तो हाथ खड़े कर दिए। मोनिस सलवी ने कहा कि हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख कर दे। लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते। हुकूमत खुद ही बिजली सप्लाई करे। मोनिस सलवी के बयान पर हुकूमती रुकन सादिया जावेद बोली, मानते हैं कि इलेक्ट्रिक को कराची वालों से बहुत शिकायत है। आपके मसाइल होंगे लेकिन आप बताएं मसाइल का हल क्या है। कमेटी रुकन शब्बीर कुरैशी ने कहा कि आप लोड शेडिंग करते हैं और जवाब बिजली चोरी का पेश करते हैं। आपके पास इदारे मौजूद हैं तो बिजली चोरी रोकें। मोहम्मद फारूक ने कहा कि आप किसी को जवाबदेह ही नहीं होते। हमारा आपसे कोई जाती काम है ना जाती दुश्मनी। आप इस सूबे में काम करेंगे तो यहाँ के नुमाइंदों को जवाबदेह हैं। रुकन सलीम बलोच बोले, आप ऐसा निजाम नहीं बना सके कि बिल अदा करने और ना अदा करने वालों में तफरीक की जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि सदर बाइडेन और नायब सदर कमला हैरिस व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत और यूक्रेन की स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हिजबुल्लाह समेत ईरानी हिमायत याफ्ता खतरात के खिलाफ हमारा अज़्म गैर मुतसलसल है। इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़ुर के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल की सलामती के लिए हमारी वाबस्तगी। इसराइल से मवासलाती आलात के जरिए धमाकों का बदला लिया जाएगा। इसराइली हमले में आम शहरियों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने हमले करके जंग का ऐलान कर दिया। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह का खिताब। कहा कि इसराइल ने मरबूत हमले करके सुर्ख लकीरों को बूर किया। इसराइल ने अस्पतालों, बाजारों, घरों पर हमले किए। इसराइली कार्रवाई दहशत गर्दी और कत्लेआम की कोशिश है। ये अमल लबनान के अवाम की खुद मुख्तारी के खिलाफ ऐलान जंग था। और यहाँ आपको बताएं कि इसराइल की लबनान के खिलाफ महाजराई। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के कई कस्बों पर शदीद बमबारी की। मुतादिद अफराद शहीद हो गए। सैऊनी फोर्सेज ने जनूबी लबनान के कब्जों पर 50 से ज़ायद मिसाइल फायर किए। जंगी तैयारों की भी बमबारी की। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की 30 रॉकेट लॉन्चर साइट्स को तबाह कर दिया गया। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से तो आपको बताएं कि विकेटों के पीछे लेकिन जुमलेबाजी में सबसे आगे। चैंपियंस वनडे कप मैच में सरफराज अहमद ने अपने चुटकलों से हरीफ बैटर्स को खूब तंग किया। बाबर आजम को निशाने पर लेते हुए कहा कि तमाशाइयों को बाबर करने दो, उसे 40 ओवर खेलने देंगे, बाकियों को आउट कर देंगे। चैंपियंस वनडे कप में बाबर आजम ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। लिस्ट ए क्रिकेट में तेज तरीन 30 सेंचुरी का भारतीय स्टार विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने 30 सेंचुरीज स्कोर करने के लिए 199 मैचेस का सहारा लिया। बाबर आजम ने इस संग मील को बूर करने के लिए 180 मार्कों में हिस्सा लिया। अब आपको बताएं कि ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 का
TVC जारी कर दिया गया है। इवेंट 3 अक्टूबर को शारजा में शुरू होगा। शेड्यूल के मुताबिक टीम पाकिस्तान मुहिम का आगाज़ पहले श्रीलंका के खिलाफ करेगी। ग्रीन शर्ट्स का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला 6 अक्टूबर को दुबई में होगा। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहले दिन डे में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 315 रन स्कोर किए थे। इंग्लैंड की बेन डेकेट ने 95 और दिल जैक्स ने 62 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने एडम्स ने 3 विकेटें हासिल की हैं। 316 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने 45वीं ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। और अभी जानिए, अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। बर्नौसा काउंटी सैलाबी पानी में डूब गए, सड़कें और पुल डूब चुके हैं। बर्नौसा काउंटी के तमाम रास्ते बंद और हज़ारों लोग सैलाब में फंस गए। फ्लोरिडा की 5 काउंटी भी समुद्री तूफान की जद में आ गई हैं। शदीद बारिश और यालाबारी 60 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से छतों को नुकसान पहुंचा। अब आपको बताएं कि वस्ती यूरोप में भी रोमानिया से पोलैंड तक बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। इटली, पोलैंड, जमहूरिया चेक में सबसे ज़्यादा तबाही। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया। इटली का इलाका एमेलिया सैलाब में डूब गया, पानी घरों में छतों तक पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वस्ती यूरोप में 2 दिहाइयों का बदतरीन सैलाब आया, जिसमें 24 अफराद हलाक हुए। यूरोपीय यूनियन ने सैलाब से मुतासर ममालिक की इमदाद के लिए 10 बिलियन यूरो इमदाद फराम करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी नौजवान ने जापान में जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली। हाल ही में पाकिस्तान के 13 साल नौजवान हुज़ैफा शाहिद ने जापान में होने वाली स्क्वैश चैंपियनशिप में कामयाबी अपने नाम की। जापान में होने वाली जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में मुतादिद ममालिक के 15 साल से कम उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। हुज़ैफा शाहिद ने एक निहायत सनसनीखेज मुकाबले के बाद कामयाबी हासिल की। हुज़ैफा शाहिद ने कहा कि ये कामयाबी मेरे मुल्क और कौम के नाम है। उधर पंजाब में डेंगू के केसेस में इजाफा, 24 घंटों में 57 केसेस रिपोर्ट हो चुके। हफ्ते में 293 केसेस, जबकि नवंबर 743 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डेंगू से मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जानते। जी अफजाल। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 57 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूबे भर से 55 केसेस रावलपिंडी, जबकि 1 केस फैसलाबाद और 1 केस ही भावलपुर से रिपोर्ट हुआ है। लाहौर में इस सीज़न के दौरान जो है वो डेंगू केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगाराम अस्पताल में, जहाँ पर 50 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू वार्ड भी कायम किया गया है स्पेशल। और MS गंगाराम अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि इस बार क्या वजह है कि लाहौर कम डेंगू की ज़द में आया है? जी, सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों का। बिल्कुल एज़ पर डायरेक्शन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमारी जो मुसलसल अवेयरनेस कैंपेन और हमारी तैयारियां मुकम्मल होने की वजह से ये केसेस हॉस्पिटल में कम रिपोर्ट हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 24 आवर में हमारे पास एक भी डेंगू का कोई पॉजिटिव केस नहीं रिपोर्ट हुआ। और दूसरी वजह ये भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है और जो स्टाफ की ट्रेनिंग है वो भी होने जा रही है। और आज भी एक सेमिनार हो रहा है मुकामी होटल में, जिसमें हमारे जाएंगे ऑफिसर्स और अपनी ट्रेनिंग लेंगे रिगार्डिंग डेंगू। और जहाँ तक बेड्स की बात है तो हमारे पास 50 बेड का बिल्कुल डिफाइंड जो डेंगू वार्ड है, डेंगू की स्पेसिफिकली डेंगू के पेशेंट के लिए वो हमने रखा हुआ है। और हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल मुकम्मल है। शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।